जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं आज पर्यावरण का दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में जैविक कारक, अजैविक कारक और जल के बारे में बात कर ली। आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। इसकी बात करेंगे, ऊर्जा संगठक की बात करेंगे। और ऊर्जा संगठक में जो हम बात करेंगे, ऊर्जा संगठक में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। पहले ऊर्जा संगठक की बात बता दूं। ऊर्जा संगठक का मतलब इस पूरे पर्यावरण को या इस पूरे पृथ्वी को एक ही ऊर्जा का मुख्य साधन है, जो है सूर्य। मतलब पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी को पूरे तरीके से ऊर्जा वाला एक ही चीज़ है, वो है सूर्य। मतलब सूर्य ना हो तो पृथ्वी को ऊर्जा नहीं मिल सकती। कहेंगे सर अभी चीन ने तो सूर्य बना लिया है, कृत्रिम सूर्य बना लिया है, और उसने सूर्य की जितनी ऊष्मा है उससे ज़्यादा कहीं ऊष्मा भी उत्पन्न कर ली है। लेकिन ये समझिएगा कि जो सूर्य की ऊष्मा है वो हमारे लिए जितनी फलदायी है, वो चीन उतना फलदायी। अब चीन की सामान को जानते ही हैं कितनी फलदायी होती है। देखिए, तो ऊर्जा संगठक में हम बात करेंगे सूर्य, सूर्य का नाम आ गया। अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण, जिसमें सूर्य की अहम भूमिका होती है। तो ये टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। किसकी बात करेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब बात समझिए, क्या होता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे स्वपोषी की बात कर रहे थे। स्वपोषी हमने ये बताया कि जितने भी पादप होते हैं, जितने भी वनस्पतियाँ होती हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। मतलब खुद बनाने का मतलब ये सूर्य के प्रकाश से और पृथ्वी से मिलने वाले खनिज लवण को मिला के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे उन्हें भोजन मिल जाता है और वृद्धि विकास करते हैं। उसी चीज़ को हम समझेंगे कि कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें भाग लेती है। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की बात कर ली, ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पे आता है वो किस माध्यम से आता है? तो यही लिख लीजिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी विकिरण के रूप में आता है। किसके रूप में? विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किसके रूप में आता है? विकिरण के रूप में आता है। और 7 रंग लेके आता है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, 7 कौन कौन आते हैं, कैसे कैसे बिखर जाते हैं, वो सारी चीज़ें बाद में करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पे बात करेंगे। हमने ये बताया कि ये समझ लीजिए, ये किसी पेड़ की पत्ती है। ठीक है, ये किसी पेड़ की पत्ती है। अब समझेंगे, जब ये किसी पेड़ की पत्ती है तो जाहिर सी बात है इस पत्ती का काम क्या होता है? यही सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अपने ऊपर लेती है। जब लेती है तो इसके द्वारा यहाँ से जल जाता है, नीचे से ये जल मंगा लेती है। जल मंगाती है, क्या क्या नीचे से पत्ती मंगा लेती है? जल मंगाती है, और क्या बनाती है? खनिज लवण। ये दोनों चीज़ें जो पत्ती होती है ये जड़ से मंगा लेती है। कहती है जड़ भैया हमारे लिए ये चीज़ भेज दो, हमें ज़रूरत है इसकी। अब समझेंगे, जब सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पे पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पे पड़ता है तो ये पत्तियों के ऊपर छोटा छोटा रंध्र पाया जाता है। मतलब छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। अगर आप किसी भी पत्ती को तोड़ के देखेंगे तो कभी कभी वो छिद्र आसानी से तो नहीं दिखता, लेकिन अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ज़रूर दिख जाएगा आपको। ठीक है, जब ये इसके ऊपर पड़ता है तो ये गर्म होती हैं। अब नीचे से खनिज लवण आ जाता है। अब इसमें जो है एक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में एक और चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है हरित लवक। क्या है? हरित लवक। इन दोनों के माध्यम से एक क्रिया होती है जिसे हम नाम देते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे ये समझिएगा। पहले ये समझ लीजिए, प्रकाश संश्लेषण कब कब हो सकता है, किसके किसके प्रकाश से। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो भी संभव है प्रकाश संश्लेषण।
सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण संभव है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला अगर बात करेंगे तो चंद्रमा के प्रकाश से सर होता है क्या? हाँ होता है। तो अगर चंद्रमा का प्रकाश मिल रहा है, चंद्रमा का प्रकाश, तब भी प्रकाश संश्लेषण होगा। अगर विद्युत का प्रकाश मिल रहा है, मतलब विद्युत का बल्ब वाला, सेफल वाला नहीं, विद्युत का प्रकाश मिल रहा है, तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है, होती है, संभव नहीं है, होती है। अब अगर सूर्य का, चंद्रमा का, विद्युत का प्रकाश मिल रहा है, इन तीनों प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, न्यूनतम कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सकती है। पर न्यूनतम टेम्परेचर होना चाहिए ना, अधिकतम नहीं तो न्यूनतम तो होना ही चाहिए। तो देखेंगे अगर हमें 30 से प्लस मिल रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो जाती है, मतलब शुरू हो जाती है। अब दिमाग में आएगा सर ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ठंडी में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण तब भी होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। और उसी के कारण जैसे ही वो ख़त्म होता है, वो लोग अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वाष्प से बचने के लिए भी चीज़ें की जाती हैं पेड़ पौधों के द्वारा। तो 3+ और मान लीजिए लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक टेम्परेचर है, तो आराम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई, किस किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। अब जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो कैसे होगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे जो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने लाभदायक होते हैं। देखिए वो क्या करते हैं कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद ये नीचे से क्या मंगा लेते हैं, जल मंगा लेते हैं, मतलब H2O, और उसके बाद कौन सा प्रकाश लेंगे, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश मिल गया, चलिए, और कहाँ पे, क्लोरोफिल में, कहाँ पे, क्लोरोफिल। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, जल मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया, तो ये तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, प्लस H2O जल बनाएंगे, प्लस O2 बनाएंगे। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गया, ऐसा होता है। अब क्या करते हैं, इसको संतृप्त कर लीजिए, मतलब बराबर कर लीजिए। अभी ये बराबर नहीं है, अब बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे 6CO2, ये कितना हो जाएगा, 6CO2। अब ये संतृप्त हो गया। अब 12 ये जो हो जाएगा, प्लस 12 H2O, अब ये हो गया। और इसके बाद ये सही है, C6H12O6 सही है। अब उसके बाद 6H2O क्या हो जाएगा, 6H2O, बस क्या रहा है, O2 बच रहा है, तो O2 के क्या लिख देंगे, 6O2। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या हुआ, 6CO2 12H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल में C6H12O6 6H2 और O2, ये तो बन रहा। अब सबका नाम समझ लीजिए, क्योंकि नाम जानना जरूरी है, तभी तो समझ पाएंगे। देखिए ये है 6CO2, इसे हम नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या नाम देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा, जो हम छोड़ते हैं, आगे बात करेंगे H2O जल, पानी। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। यही जो होता है, यही पेड़ पौधों का भोजन होता है। इसी ग्लूकोज से पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा मिलती है। अब देखिए ये जो H2O बन रहा है लास्ट में, ये जलवाष्प होता है। क्या होता है, जल वाष्प। और जो ये लास्ट में बचता है, इसे हम नाम देते हैं ऑक्सीजन, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी। अब समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेंगे, जड़ के से H2O मंगा लेंगे, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण करेंगे, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, निर्माण किसका हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें प्राथमिक उत्पादक क्या है, इस पूरे रिएक्शन में, प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन में
प्राथमिक उत्पाद क्या बनता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्राथमिक उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद मतलब प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या बनता है, जो प्राथमिक उत्पाद या प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज 6C6H12O6। ये कब बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण में। जो प्राथमिक उत्पाद, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में प्राथमिक उत्पाद क्या होगा। अब वो ये नहीं लिखेगा, C6H12O6 नहीं देगा वो ऑप्शन में, वो क्या चीज़ें लिखा, ग्लूकोज लिखेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर वो C6H12O6 लिखता है तब भी, अगर सिर्फ ग्लूकोज लिखता है तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए प्राथमिक उत्पाद क्या बना, ग्लूकोज बन गया। एक क्वेश्चन वो बनता है बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इस पूरी प्रक्रिया में प्राथमिक बन गया, तो अब देखिए बन क्या, H2O और O2 बन रहा है। तो क्या है, जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या है, H2O मतलब जल बनता है, जल वाष्प बनती है, उसके बाद O2 बनता है, ऑक्सीजन बनती है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब कहेंगे सर ये तो यूपी टेट और सीटेट में नहीं पूछा गया, जी हाँ, तो और एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी में, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं सिर्फ सिलेबस में है तो सिर्फ क्योंकि सिलेबस तो सबका एक ही है, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी पर्यावरण आता है, पर्यावरण में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो प्राथमिक उत्पाद, बाई प्रोडक्ट, ये हो गया, ये हो गया, मेरे हिसाब से ये चीज़। अब समझेंगे एक चीज़ और समझेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या ज़रूरी है, इस चीज़ को समझिए। देखिएगा, ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब रिएक्शन से क्वेश्चन क्या बनेंगे, वो ये पूछता है कि जो ये 6CO2 है, 6CO2 है, इससे किसका निर्माण हो रहा है, मतलब 6CO2 और H2 मिलने से किसका निर्माण हो रहा है, मतलब किसका अपचयन हो रहा है। क्या पूछेगा यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ पे एक क्रिया होती है अपचयन। कौन सी क्रिया होती है, अपचयन। अब कहेंगे सर अपचयन का मतलब क्या होता है, तो अपचयन का मतलब रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, अब ये पूछता है कि रिडक्शन, अपचयन किसका होता है, मतलब किससे क्या निर्माण होता है। अपचयन का मतलब अगर ये समझ लीजिए, इसका मतलब होता है निर्माण। क्या होता है, निर्माण, मतलब किससे किसका निर्माण होता है। तो अब समझेंगे किससे किसका निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ पे बन रहा है ग्लूकोज। इसका मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही बाद में कन्वर्ट होके C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का निर्माण कर रही है, ग्लूकोज का निर्माण कर रही है। इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो अपचयन होगा या जिसका निर्माण होता है या जिसे हम नाम देते हैं प्राथमिक उत्पाद या प्राइमरी प्रोडक्ट नाम देते हैं, वो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो क्लियर है, ग्लूकोज वाला पॉइंट क्लियर है आपका, हाँ ठीक है क्लियर है। तो आपको समझेगा अपचयन। अच्छा, अपचयन के अलावा एक चीज़ और होती है, अपचयन के अलावा एक चीज़ और होती है। देखिएगा विखंडन तो भी हो रहा है ना कुछ, देखिए ये बन गया, लेकिन अब H2 और O2 का विखंडन तो हो रहा है ना, ये बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। अगर ये बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जाहिर है तो क्वेश्चन बदल के पूछ सकता है। अब इसमें पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इस पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपचयन किसका होता है, उपचयन। अब कहेंगे सर ये उपचयन कहाँ से आ गया, तो जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब कहेंगे सर ऑक्सीडेशन या अथवा इसे ही बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। कहेंगे सर जब इसका मतलब निर्माण हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, विखंडन, विखंडन। ठीक है, क्या हो गया, विखंडन। अब समझेंगे विखंडन का मतलब कि कौन सी चीज़ की टूटने के बाद क्या बन रही है। तो देखेंगे जो H2O है, कौन सा है, H2O। देखिए जो यहाँ का जल है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बन रहा था, निर्माण हो रहा था, लेकिन जो यहाँ पे H2O है मतलब जल है, जल क्या होता है, विखंडित होकर या टूट के किसका निर्माण करता है, O2 का निर्माण करता है। मतलब किसका विखंडन होगा, तो जल का विखंडन होगा, निर्माण किसका होगा,
O2 का, मतलब H2O किस में बदल जाएगा, ऑक्सीजन में ये बदल जाएगा। तो आपको दो चीज़ें कि निर्माण किसका हो रहा है ये भी पता हो गया, विखंडन किसका हो रहा है ये भी पता हो गया, और निर्माण होने के बाद क्या बन रहा है, विखंडन होने के बाद क्या बन रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व भाग लेता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। तो ठीक है, तो इस पूरे प्रक्रिया में मतलब प्रकाश संश्लेषण के इस पूरे रिएक्शन में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है Mg। Mg क्या नाम है, Mg। Mg का मतलब ये समझेंगे क्या होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। तो आप ध्यान रखेंगे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा तत्व भाग लेता है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम ऑप्शन में देगा, ठीक है, नहीं तो क्या देगा, Mg देगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से निर्माण किसका होता है, विखंडन किसका होता है, कौन सा पदार्थ इसमें भाग लेता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन अभी एक चीज़ बची हुई है, वो उस पर बात करेंगे। अब समझेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये कोई किसी पेड़ की पत्ती है, ठीक है, तो उस पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं इस पत्ती में। अब जब छोटे छोटे रंध्र पाए जाएंगे, अब जब छोटे छोटे इसमें रंध्र पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ कोई न कोई कोशिका ऐसी होगी। मैंने अभी आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, हरित लवक भाग लेता है। कौन भाग लेता है, हरित लवक भाग लेता है। ठीक है, अब हरित लवक के किसमें पाया जाता है, हरित लवक ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम पत्ती को काटेंगे। अब डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन फिर भी समझेंगे। अब इस पत्ती को थोड़ा सा कट करके समझेंगे कि मान लीजिए ये वाला हिस्सा हमने कट कर दिया। जब हम कट करेंगे तो पत्ती जो हिस्सा हम कट करते हैं उसमें दो चीज़ पाई जाती है। एक पाया जाता है ग्रेना, और जो दूसरा पाया जाता है वो पाया जाता है स्ट्रोमा। क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है ग्रेना, दूसरा पाया जाता है स्ट्रोमा। अब बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, बता इसलिए रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। थोड़ा सा अंदर चल के चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बना हुआ है, उसने ये पूछा था कि ग्रेना में किस प्रकार का प्रकाश संश्लेषण होता है और स्ट्रोमा में किस प्रकार का प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए, अगर स्ट्रोमा की बात करेंगे तो दोनों इसमें ऐसे छोटा छोटा पाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर सटे रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, और कुछ इस तरीके से इसमें रहते हैं। अगर कोशिका आप कट करेंगे तो पत्ते को पढ़ के देखेंगे, बहुत सूक्ष्मदर्शी से पता चलेगा। देखिए, लेकिन हमें अब इसमें है नहीं, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझेंगे कि कोशिका पत्ते को कट करने के बाद उसमें दो संरचना मिलेगी, एक मिलेगी ग्रेना और ग्रेना में मिलेगी स्ट्रोमा। अब इन दोनों की विशेषता क्या, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होगा, मतलब प्रकाश नहीं आ रहा है फिर भी प्रकाश संश्लेषण हमेशा, मतलब हमेशा अप्रकाशीय, मतलब इसमें अप्रकाशीय मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी। क्या होगी, अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी। अब बात आती है सर ग्रेना में क्या होगा, तो ग्रेना में जो प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होगी, प्रकाश की उपस्थिति में। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रकाश की उपस्थिति में किस भाग में प्रक्रिया होती, प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, और जब प्रकाश नहीं होता तो अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस भाग में होता है, कौन सा भाग उसमें भाग लेता है, तो स्ट्रोमा और ग्रेना। मेरे हिसाब से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये भी आपको क्लियर हो गया, हरित लवक, क्लोरोफिल,
दोनों हर एक लेवल जब रहेगा तभी संभव है। दूसरी बात उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसमें ये होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और बचती है कि जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे पड़ता है तो वो गर्म होती हैं और नीचे से जलवाष्प जाता है, जलवाष्प टेम्परेचर मेंटेन करता है और वो उसी में खाना बना लेती हैं। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, किसमें नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में 7 रंग आते हैं, उन 7 रंगों में 2 रंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक रंग बात करूंगा लाल कलर की, मतलब रेड कलर। रेड कलर में जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो सर्वाधिक होगा। वो कैसा होगा? सर्वाधिक होगा, वो सर्वाधिक होगा। और एक कलर आपको मैं बताता हूं, नीला, ब्लू, इसमें सबसे कम होगा, सबसे कम। ठीक है, तो दोनों चीज़ों आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सर्वाधिक किस में होता है। पूछा गया है कि अगर लाल कलर है, अगर लाल कलर है मतलब प्रकाश लाल वाला पड़ रहा है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा। अगर नीला पड़ रहा है तो सबसे कम होगा, मतलब बहुत न्यूनतम मात्रा में होगा। लेकिन अगर वहीं ये पूछ कह दे कि अगर मान लीजिए आपको हरा कलर मिल रहा है तो हरा कलर में कभी भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है, मतलब हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है, ना ही होती है। तो ये भी तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी आपकी, किस रंग में होता है किस रंग में नहीं होता है, दुविधा रही होगी, ये भी खत्म हो गई, कौन सा पदार्थ भाग लेता। हाँ, एक चीज़ और बची हुई है, एक चीज़ और क्या बची हुई है उस चीज़ को समझेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि किस किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव है। सूर्य का प्रकाश है तब भी संभव, चंद्रमा का प्रकाश है तब भी संभव, अगर विद्युत का प्रकाश है तब भी संभव। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकाश, बहुत सारी तरंगें होती है, क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण संभव है? तो समझिएगा, अगर परावैगनी किरणें आती हैं, कौन सी किरणें? परावैगनी किरण आती है। कौन सी किरण? परावैगनी किरण आती है। या फिर इसके बाद आती है अवरक्त किरण। कौन सी किरण? अवरक्त किरण। अगर अवरक्त किरण के बाद एक आता है हरा प्रकाश, इसके बारे में बता दिया, हरा प्रकाश आता है। इन तीनों में मतलब परावैगनी किरण, अवरक्त किरण और हरा प्रकाश, ये तीनों अगर पड़ता है इसमें प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, मतलब संभव नहीं है, मतलब होता ही नहीं है प्रकाश संश्लेषण। तो मेरे हिसाब से ये पूरी जितनी भी सिस्टम है वो प्रकाश संश्लेषण से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रकार की परेशानी है, कोई चीज़ उन्हें थोड़ी सी लग रही है कि हाँ कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं अगली वाली वीडियो में उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए सबको जय हिंद।